इतना तो तय था कि हैकर जानते थे कि इस रेस्टोरेंट में क्यूआर कोड द्वारा ऑनलाइन पोर्टल से ऑर्डर लेते हैं। इन्होंने रेस्टोरेंट की वेबसाइट को हैक कर लिया ताकि कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन करे उसके मोबाइल के माध्यम से डीडॉस अटैक किया जा सके। उसी वक्त हम दोनों का दिमाग ठनका। हमने रेस्टोरेंट का क्यूआर कोड स्कैन किया और ऑर्डर कर दिया। फिर लैपटॉप ऑन किया और अपना फ़ोन एनालिसिस करने लगा और 2 मिनट में सब कुछ क्लियर हो गया कि रेस्टोरेंट की वेबसाइट किसी ने हैक कर रखी है। जब हम क्यूआर कोड के ज़रिए वो वेबसाइट ओपन करते हैं तो एक दुर्भाग्यपूर्ण प्लगइन हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है जो सिर्फ हमारी किसी निजी जानकारी को चुरा रहा है। हमारे प्लगइन के अलावा किसी भी सर्वर पर डीडॉस अटैक भी कर सकता है। डीडॉस अटैक यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक दरअसल किसी भी वेब सर्वर के क्लाइंट रिक्वेस्ट को सर्विस करने की एक लिमिट होती है। सर्वर की ये क्षमता कंपनी दिन प्रतिदिन की कस्टमर ट्रैफिक देखकर तय करती है। अगर सर्वर पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, मिनट भर में कोई हज़ारों लाखों रिक्वेस्ट भेज दे और उस सर्वर की क्षमता से ज़्यादा हो जाए तो सर्वर हैक हो जाएगा या क्रैश हो जाएगा। इस तरह के हमले से किसी सर्वर की सेवा बंद हो जाएगी। दोस्तों, मैं विजय कुमार आज साइबर क्राइम अवेयरनेस के क्रम में एक नया अध्याय डीडॉस अटैक फ्रॉम रेस्टोरेंट नाम से ये चैप्टर है आपके सामने साइबर जागरूकता के लिए रख रहा हूँ। शुरुआत करते हैं इसकी। साइबर सेल ने हमें एमडी सारिक की शिकायत भेजी थी। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर सारिक की शिकायत भेजी थी। मैनेजिंग डायरेक्टर सारिक एक व्यवसायी हैं। उनका कृषि उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री का एक ई कॉमर्स पोर्टल है। सब इंस्पेक्टर गुरुद्वाल से उन्होंने कहा, सर मेरी वेबसाइट पर हमला हो रहा है। गुरुद्वाल ने पूछा मतलब? सारिक जी ने कहा, सर हमारा ऑनलाइन ई कॉमर्स का बिजनेस है। कोई है जो हर दिन हमारी वेबसाइट डाउन कर देता है। हर दिन न सिर्फ लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है बल्कि कंपनी का ब्रांड भी खराब हो रहा है। अगर वेबसाइट ऐसे ही अक्सर डाउन रही तो कस्टमर आना बंद कर देंगे और हम बर्बाद हो जाएंगे। सब इंस्पेक्टर गुरुद्वाल को समझ में नहीं आया कि कोई वेबसाइट डाउन कैसे कर सकता है। उन्होंने पूछा, क्या आपने अपनी टेक्निकल टीम को बताया? आपके यहाँ कोई सर्वर इशू होगा, इसमें पुलिस क्या कर सकती है? सर हम लोगों ने हर तरीके से चेक कर लिया। ऐसा लगता है कोई जानबूझकर हमें परेशान कर रहा है। कोई है जो चाहता है कि हमारा धंधा बंद हो जाए। गुरुद्वाल ने पूछा, आपका कोई कंपटीटर है जिस पर आपको शक हो? सारिक ने कहा, नहीं सर, ऐसा कोई भी नहीं है जिस पर हम शक कर सके। इसलिए हम चाहते हैं कि इस मामले की जांच हो। मामला थोड़ा टेक्निकल था क्योंकि सब इंस्पेक्टर गुरुद्वाल ने मुझे फ़ोन किया और बताया था कि किसी डीडॉस अटैक का मामला लग रहा है। डीडॉस अटैक यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक दरअसल किसी भी सर्वर के क्लाइंट रिक्वेस्ट को सर्विस करने की एक लिमिट होती है। सर्वर की ये क्षमता कंपनी दिन प्रतिदिन की कस्टमर ट्रैफिक को देखकर तय करती है। अगर सर्वर पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, मिनट भर में कोई हज़ारों लाखों रिक्वेस्ट भेज दे और उस सर्वर की क्षमता से ज़्यादा हो जाए
तो सर्वर हैक हो जाएगा या क्रैश हो जाएगा। इस तरह के हमले से किसी सर्वर की सेवा बंद हो जाएगी। आमतौर पर यदि रिक्वेस्ट एक आईपी एड्रेस से आ रही हो तो उसे ब्लॉक करना मुश्किल नहीं। इस तरह उसे ब्लॉक करके इस तरह के अटैक से बचा जा सकता है। पर यदि सारे रिक्वेस्ट अलग अलग जगह से आ रही है तो उसे ब्लॉक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सर्वर असल रिक्वेस्ट और अटैक में अंतर नहीं कर पाता। सारिक का जब मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे इस समस्या के बारे में बताया तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने अनयूजुअल ट्रैफिक एनालिसिस किया। आमतौर पर ये डीडॉस अटैक कहीं बाहर के देशों से शुरू होता है और ऐसे में आप अगर आईपी ब्लॉक कर दें तो इंडिया से बाहर के अटैक हैं उनसे बचा जा सकता है। सारिक ने जवाब दिया, नहीं सर, बड़ा ही जेन्युइन ट्रैफिक होता है। सारे रिक्वेस्ट किसी इंडियन आईपी से ही होते हैं और वह भी अलग अलग यूजर्स से, जो बिल्कुल जेन्युइन है। मैंने कहा, मुझे इनकमिंग ट्रैफिक का आईपी लॉग भेजें। थोड़ी देर में सारिक ने मुझे आईपी लॉग भेज दिया। जब मैंने आईपी लॉग एनालाइज किया तो मैं भी चौंक गया। सारिक की बात बिल्कुल सच थी। सारी रिक्वेस्ट अलग अलग आईपी से थी, वो भी बिल्कुल असली। करीब 80% आईपी एड्रेस दिल्ली एनसीआर के थे, सिर्फ 20% रिक्वेस्ट बाहर से। ऐसा क्यों? मैंने उनसे कुछ आईपी एड्रेस के बारे में जानकारी ली। नोएडा में उनका आईपीडीआर से उपयोगकर्ता के विवरण निकलवाए। हमारे पास करीब 12 लोगों के नाम, पते, मोबाइल नंबर आ गए थे जिनके मोबाइल फ़ोन से ये हमला शुरू हुआ था। जब हमने सभी लोगों से बात की तो वे सारे लोग इस बात से पूरी तरह अनजान थे। उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था और उनके मुताबिक उन्हें कभी भी सारिक का ई कॉमर्स पोर्टल एक्सेस ही नहीं मिला। दरअसल उनमें से कोई भी इस वेबसाइट के बारे में जानता तक नहीं था। तो फिर ये रिक्वेस्ट उनके फ़ोन से कैसे हुए? कुछ तो था जो इनके बीच में कॉमन था। जब हमने उनमें से कुछ लोगों के फ़ोन स्कैन किए तो मामला खुलना शुरू हुआ। उनके फ़ोन पर एक ब्राउज़र प्लग इन इंस्टॉल था। उनके फ़ोन पर एक ब्राउज़र प्लग इन इंस्टॉल था जो चुपचाप उनके फ़ोन से डीडॉस अटैक शुरू कर देता था। इस ब्राउज़र का नाम Cloud9। यह काफ़ी खतरनाक मालवेयर था। ये आपके ब्राउज़र में बैठकर आपके ऑनलाइन अकाउंट्स, कीबोर्ड की स्ट्रोक्स भी पढ़ सकता था। यह आपके फ़ोन पर एडवर्टीजमेंट भी पॉपअप कर सकता था और आपके ब्राउज़र से डीडॉस हमले भी कर सकता था। Cloud9 ब्राउज़र दरअसल एक रैट था, रिमोट एक्सेस टूल। यह एक तरह का वायरस ही होता है जो गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज की कमजोरियों का फ़ायदा उठाता है, जिससे अपराधी आपके मोबाइल पर दूर बैठकर कुछ भी अंजाम दे सके। यह फ़ोन के पीछे बैठकर काम करता था। मतलब इन सभी लोगों के फ़ोन हैक हो गए थे। चौंकने वाली बात एक और भी थी। ये सारे लोग काफ़ी प्रतिष्ठित लोग थे। इनके फ़ोन को आसानी से इस तरह हैक कर लेना संभव नहीं था। मैं इस विषय पर सोचता हुआ घर में कुमुद से चर्चा कर रहा था। कुमुद ने कहा, तुम्ही ने कहा कि 80% मोबाइल एनसीआर रीजन के ही हैं। इनके बीच कुछ तो ऐसा कॉमन फैक्टर है जो हम
मिस कर रहे हैं। पर वो कॉमन चीज़ क्या हो सकती है? इनकी लोकेशन अलग अलग है, इनके फ़ोन का टाइप देख लिया, एप्लीकेशन पैटर्न चेक कर लिया, टेलीकॉम ऑपरेटर्स चेक कर लिए, यहाँ तक कि वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर भी चेक कर लिया, कुछ भी कॉमन नहीं, कुमुद ने कहा। और इनकी लाइफ स्टाइल, मतलब आजकल तो सबकी लाइफ स्टाइल एक जैसी है, कुमुद ने कहा, जैसे सारे कहीं कॉमन जगह जाते हों, मिलते हों। मुझे कुछ ख्याल आया, मैंने सोचा फिर से फ़ोन की जांच शुरू करूंगा। जांच शुरू हो गई और थोड़ी गहरी जांच के बाद हमने वो तारीख भी निकाल ली जब इनके फ़ोन का ब्राउज़र हैक हुआ और वह दुर्भाग्यपूर्ण प्लगइन इंस्टॉल हुआ। अब हमें देखना था कि ये सभी 12 लोग मिलते कहाँ हैं। जैसे ही हमने उनकी लोकेशन चेक की, हम चौंक गए। कुमुद का कहना सही था कि सभी 12 के 12 लोगों में कुछ तो कॉमन था, मतलब कुछ था जो कनॉट पैलेस में था। जब हमने उन लोगों से पूछा तो पता लगा कि वो सब उन तारीखों पर एक रेस्टोरेंट में गए थे। अब बारी थी रेस्टोरेंट में जाने की। इसके बाद मैं और गुरदयाल रेस्टोरेंट में गए और जैसे ही मुख्य टेबल पर बैठे, वेटर ने आकर कहा, सर आप मेनू कार्ड स्कैन कर लीजिए, फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। उसी वक्त हम दोनों का दिमाग ठनका। हमने रेस्टोरेंट का क्यूआर कोड स्कैन किया और ऑर्डर कर दिया। फिर लैपटॉप ऑन किया और अपना फ़ोन एनालिसिस करने लगा और 2 मिनट में सब कुछ क्लियर हो गया कि रेस्टोरेंट की वेबसाइट किसी ने हैक कर रखी है। जब हम क्यूआर कोड के ज़रिए वो वेबसाइट ओपन करते हैं तो एक दुर्भाग्यपूर्ण प्लगइन हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है जो सिर्फ हमारी निजी जानकारी चुरा रहा है। हमारे प्लगइन के अलावा किसी भी सर्वर पर डीडॉस अटैक भी कर सकता है। Cloud9 मालवेयर की कीलॉगर की तरह भी काम कर रहा था और लोगों का पासवर्ड भी चुरा रहा था। इसमें एक क्लिपर मॉड्यूल था जो मेमोरी क्लिपबोर्ड से क्रेडिट कार्ड का विवरण भी चुरा रहा था। Cloud9 के हैकर्स का संबंध एक मालवेयर ग्रुप केक्सेक से था, क्योंकि वो कमांड और कंट्रोल सर्वर का इस्तेमाल कर रहे थे। वो पहले केक्सेक ग्रुप का भी इस्तेमाल कर चुका था। केक्सेक एक प्रसिद्ध हैकर ग्रुप था जो लोगों को अपनी सर्विस देता था। यह हैकिंग ग्रुप काफ़ी लोकप्रिय था। इसे बड़े बड़े अटैक के लिए जाना जाता है। मैं यही सोच रहा था कि इतना बड़ा हैकर ग्रुप एक छोटी सी ई कॉमर्स स्टार्टअप के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। इसको डाउन करके उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। यह हमारी सोच ही शायद हमें क्रिमिनल तक पहुंचाने वाली थी। इतना तो तय था कि ये हैकर जानते थे कि रेस्टोरेंट में क्यूआर कोड द्वारा ऑनलाइन पोर्टल से ऑर्डर लेते हैं। इन्होंने रेस्टोरेंट की वेबसाइट को हैक कर लिया ताकि जो कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन करें उसके मोबाइल के माध्यम से डीडॉस अटैक किया जा सके। सबसे पहले तो हमने रेस्टोरेंट की वेबसाइट को ठीक किया, उसे सुरक्षित किया ताकि अब जो भी क्यूआर कोड स्कैन करे वो इसके शिकार ना हो। हमारा लक्ष्य अब उन अपराधियों तक पहुंचना था क्योंकि अटैक अब भी हो रहे थे। हमने जब मालवेयर का विश्लेषण किया तो पता चला कि कमांड और कंट्रोल सर्वर से कनेक्ट होता है। हमें सर्वर का आईपी एड्रेस भी मिल गया। ये सर्वर चाइना में होस्ट था और वहाँ से कुछ भी पता लगाना मुश्किल था। हमारी जांच एक लेवल पर आकर अटक गई थी। मैं घर पर ही था और लगातार इस केस के बारे में सोच रहा था। कुमुद ने पूछा, क्या हुआ, फिर कोई समस्या है क्या? मैंने कहा, मॉडस ऑपरेंडी क्लियर है। सारिक के सर्वर पर अटैक
उन लोगों के मोबाइल से हो रहे हैं जो रेस्टोरेंट में विजिट करते हैं। रेस्टोरेंट की वेबसाइट हैक करके वो स्क्रिप्ट ऐड की गई है। हैकर्स के ग्रुप का भी पता चला है। ये काफ़ी कुख्यात इंटरनेशनल गैंग है। कुमुद ने कहा, तो फिर मसला क्या है? मसला यह है कि कोई इंटरनेशनल गैंग एक स्टार्टअप की वेबसाइट को क्यों डाउन कर रहा है? इससे उन्हें क्या फ़ायदा होगा? ये कोई सरकारी वेबसाइट भी नहीं है। या तो कोई कंपटीटर करेगा या कोई दुश्मन। कुमुद ने कहा, इसके कंपटीटर को चेक किया क्या? मैंने कहा, हाँ, ऐसा कोई संदिग्ध कंपटीटर नहीं मिला। जो सर्वर हैक हुआ है, तुमने उसका एक्सेस लॉग चेक किया है? जिसमें भी रेस्टोरेंट की वेबसाइट हैक की है उसके बार बार एक्सेस किया होगा। उसने बार बार एक्सेस किया होगा। मेरे दिमाग में जैसे ही कोई बल्ब जला, अरे हम ये कैसे मिस कर सकते हैं। अगले दिन रेस्टोरेंट के मालिक ने हमें कॉल किया और उसने हमें सर्वर के एक्सेस लॉग की व्यवस्था करने को कहा। हमने जब हमारे रेस्टोरेंट के सर्वर के एक्सेस लॉग को चेक किया तो वहाँ हमें कई आईपी एड्रेस मिले जो संदिग्ध थे। उनमें से कुछ जापान, कुछ तुर्की और कुछ नीदरलैंड के थे। पर मेरा दिल कह रहा था कि कोई तो है जो इंडिया से शामिल है। आईपी एड्रेस का विश्लेषण करने से पता चला कि ये सारे वीपीएन, ईपीएस और अलग अलग वीपीएन से आवंटित किए गए हैं। अब मेरा शक और पक्का हो गया कि कोई इंडिया से ही वीपीएन, ईपीएस के जरिए सब कुछ अंजाम दे रहा है। सब कुछ हमारे सामने था, पर जो नहीं दिख रहा था वह था अपराधी। हम एक बार फिर से चूक गए। इस बार भी सुराग कुमुद से ही आया। कुमुद ने कहा, देखो, जिसने भी रेस्टोरेंट की वेबसाइट हैक की है उसने रेस्टोरेंट जाकर क्यूआर कोड स्कैन करके ये टेस्ट जरूर किया होगा कि उसका हैक सक्सेसफुल है या नहीं। देखो कि जब से ये अटैक हो रहे हैं उनके पहले हफ्ते में कौन कौन रेस्टोरेंट में गए हैं। हमने रेस्टोरेंट आने वाले जाने वाले का विवरण निकालना शुरू किया। अधिकतर लोगों के मोबाइल नंबर हमारे पास थे। इस डेटा का विश्लेषण करते समय हमारी नज़र एक नाम पर जाकर अटक गई। वो नाम था आकाश विद्यार्थी। ये एक 21 साल का लड़का था जो उस हफ्ते में बार बार रेस्टोरेंट आया था, लेकिन उसके बाद नहीं आया। आकाश के बारे में जब हमने डिटेल्स निकाली तो हमारे होश उड़ गए। आकाश एक इंजीनियरिंग का छात्र था। उसने अपनी इंटर्नशिप सारिक की कंपनी में ही की थी। किसी वजह से सारिक ने आकाश को डांटा और उसकी इंटर्नशिप के पैसे नहीं दिए। आकाश इस वजह से काफ़ी परेशान था। बदला लेने के लिए उसने डीडॉस अटैक प्लान किया ताकि सारिक की कंपनी को नुकसान पहुंचा सके। आकाश कई हैकिंग ग्रुप का मेंबर था। वहीं से सपोर्ट जुटाकर उसने इस क्राइम को अंजाम दिया। आकाश तो पकड़ा गया, पर आपकी कंपनी में कोई असंतुष्ट एम्प्लॉय कहीं ऐसा ना कर दे, इसलिए सजग रहिए, सतर्क रहिए और साइबर क्राइम होने पर 1930 हेल्पलाइन का सहयोग जरूर लीजिए। इस चैप्टर से हमने कई नई चीज़ें सीखी। डीडॉस अटैक क्या होता है, मेलवेयर क्या होता है, Cloud9 जैसे शब्दों को हम लोगों ने सीखा, VPN सीखा, QR कोड स्कैन सीखा। बहुत सारी चीज़ें जब हम कोई चीज़ अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम उसको सीखते हैं। आपने बड़े ही धैर्यपूर्वक हमारी बातों को सुना और इस चैप्टर को सुना। आपको अगर इससे कुछ सीख मिली हो, कुछ जानकारी मिली हो, कुछ रोमांचक लगा हो, कुछ ज्ञानवर्धक लगा हो, तो एक अच्छा सा कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद।